नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। बच्चों, अध्याय आरंभ करने से पूर्व मैं आपको यह कहूँगी कि कोई भी पाठ चाहे वह किसी भी विषय का हो, हमें उसे केवल पढ़ना या लिखना नहीं है, उसे भली भांति समझना भी है ताकि आपको वह आगे तक याद रहे। चलिए अब चर्चा करते हैं कक्षा 7 के द्वितीय अध्याय ध्वनि, वर्ण एवं लेखन व्यवस्था। बच्चों, सर्वप्रथम आपको यह जानना अति आवश्यक है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं तथा ध्वनि और वर्ण किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद, चौथा वाक्य। जब हम कमल शब्द का विच्छेद करते हैं तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ मिलकर बन गया कमल। जो वर्ण आप देख रहे हैं, हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते। अब ध्वनि किसे कहते हैं? वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप होता है और ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप होता है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? समस्त वर्णों का वह व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर से तात्पर्य क्या है, ये आप जानेंगे। स्वरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है। स्वर मानव मुख से निकली वह ध्वनि है जिनको बोलते समय रुकावट नहीं होती है तथा प्राणवायु बहुत आसानी से बाहर आ जाती है। जैसे एक शिशु सर्वप्रथम अपने मुख से अ आ का उच्चारण ही करता है, क्योंकि अ आ स्वर हैं, इसलिए ये आसानी से बोले जाते हैं। अब हम व्यंजन पे आएंगे। व्यंजनों को बोलने व लिखने के लिए हम स्वरों का प्रयोग करते हैं। ये स्वर की सहायता से वह बोले जाते हैं तथा लिखे जाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अब ये हम जानेंगे। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, जिन्हें हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब मूल स्वर के अंतर्गत ये 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ, री। अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी 4 स्वर आते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, औ, अंग। दीर्घ स्वर के अंदर 7 स्वर आते हैं। अब मूल स्वर जो हर्ष स्वर हैं और दीर्घ स्वर। मूल स्वर 4 प्रकार के होते हैं और दीर्घ स्वर 7 प्रकार के। तो दोनों का योग कितना हो गया बच्चों? 11। तो कुल स्वर हमारे 11 होते हैं और मात्रा की दृष्टि से देखें तो 10 होते हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। तीसरा स्वर हमारा प्लुत स्वर है, जिसमें ओम स्वर का, ओम जो शब्द है उसका उच्चारण होता है। अब व्यंजन पे हम आते हैं। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं और अब इसका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सारे व्यंजन हैं। अब इनको कई बच्चे क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा, च के बाद कौन सा आएगा, ये नहीं समझ पाते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं। तो इसको याद करने का बच्चों एक सूत्र है।
जैसे कटत तप, कटत तप। इसका जो सूत्र है वो आप इस तरह से याद करेंगे, क च ट, कचट तप। तो कचट तप हो गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये कचट तप इसका सूत्र हो गया याद करने के लिए। यदि आप वर्ग भूल जाते हैं, च वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा, तो आप इस तरह से उसको एक शब्द में याद करोगे, कचट तप। ये आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आप लोग भूले ना, कचट तप। इसमें क वर्ग को कंठ्य का नाम दिया गया है, जो कंठ से ध्वनि निकलती है। च वर्ग को तालव्य, ये तालव्य से निकलते हैं, ये जो ध्वनि है। ट वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं ये मूर्धन्य से निकलते हैं, और त वर्ग के दंत्य से, जो दांत से स्पर्श होकर निकलते हैं, और प वर्ग ये औष्ठ से ये व्यंजन, इनके जो ध्वनि है वो निकलती है। अब जो अंतिम के जो वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं, वो इसमें जो ड़ और ढ है वो गौण, इनको गौण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और अंतिम लाइन में जो ण, अंग, ण, न, म, जो ये अंतिम की लाइन है बच्चों, ये नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। अब व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला अंतस्थ व्यंजन, इसमें य, र, ल, व ये 4 आते हैं। दूसरा ऊष्म व्यंजन, इसमें भी 4 आते हैं, श, स, स और ह। तीसरा हो गया संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब इसमें बच्चों य जो अंतस्थ व्यंजन है, इसमें य और व ये अर्धस्वर हैं, ये अर्धस्वर हैं। अब अर्धस्वर जो य और व है, इनको बोलते समय स्वरों से अधिक समय लगता है, किंतु व्यंजनों से कम समय लगता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। ऊष्म स्वर जो होते हैं, इनको ये गर्म हवा बाहर आती है, इनको बोलते समय गर्म हवा बाहर आती है। जब हमारे मुख से गर्म हवा बाहर आती है तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको इससे पहले बताया, श, श, स, ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम अंत में हम पढ़ेंगे अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर। अंग अनुस्वार और अह अनुनासिक भी स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं, इसलिए ये स्वर नहीं होते हैं, इसलिए ये स्वर नहीं होते हैं। इन्हें अयोगवा भी कहा जाता है। अंग जैसे अनुस्वार में क्या आता है, मयंक, अलंकार, पंकज। अब यदि हम मयंक के ऊपर या के ऊपर अनुस्वार न लगाएं तो ये शब्द हम गलत हो जाएगा। हम इसे पढ़ेंगे मयक, अलंकार, पंकज, तो ये कोई शब्द नहीं होते, ये शब्द अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर अनुस्वार का लगना जरूरी है। अनुस्वार और अनुनासिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें उसी तरह से अनुनासिक भी है, इसके उदाहरण देखिए, आँख, गांव, सांप। यदि हम इसके ऊपर, इन शब्दों के ऊपर अनुनासिक चिन्ह जो हैं वो ना लगाएं तो ये अशुद्ध शब्द माने जाएंगे। जैसे आँख, गांव, सांप, तो गलत हो जाएंगे, गलत शब्द हो जाएंगे। तो हम अनुनासिक लगा करके इन्हें पढ़ेंगे, आँख, गांव, सांप। अब ये शुद्ध रूप हुए। बच्चों
आपको अनुनासिक, अनुस्वार दोनों समझ में आ गए होंगे। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आ गया होगा। यदि नहीं तो आप पुनः वीडियो को अच्छे से देखें व समझें।